नमस्कार। आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे जो वैद्युतिक मशीनें होती हैं उनका गति स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके आज चतुर्थ भाग के बारे में बात करेंगे। उसके लिए हम आज पढ़ेंगे कि हमारी इमरजेंसी लाइट क्या होती है, आपातकालीन जो लाइटें होती हैं वो क्या होती हैं, उनको बारे में जानते हैं। विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए बैटरी चालित इमरजेंसी लाइट का प्रयोग किया जाता है। इनका जो प्रयोग होता है कार्य क्षेत्र आवासीय स्थानों पर किया जाता है। जो हमारी इमरजेंसी लाइटें होंगी, जब हमारी सप्लाई नहीं होती तब हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी बैटरी चालित हो गए, इन्वर्टर भी इमरजेंसी लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं, और यूपीएस भी इमरजेंसी में ही प्रयोग करते हैं। जब सप्लाई ना हो तो तब इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें कैसे इमरजेंसी लाइट होती है, तो जो हमारा कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, एक तो कार्य क्षेत्र में, आवासीय स्थानों पर किया जाता है, इन जगहों पर किया जाता है। अब जो ब्लॉक डायग्राम आरेख है उसको देखते हैं। हमारा जो इमरजेंसी लाइट का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें मेन सप्लाई का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राप्त करता है, इसके बाद रिले सेंसर के माध्यम से बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। इससे होते हुए बैटरी को चार्ज करता है। फिर चार्ज करने के लिए रेक्टिफायर होता है। इसमें रिले के द्वारा बैटरी से एक लैंप संयोजित होता है, ये लैंप संयोजित किया गया है। अब जो हमारा ये काम कैसे करता है, एसी सप्लाई को मेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और एनओ को क्या करते हैं, बैटरी में ले जाते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। फिर बैटरी से होते हुए इस लैंप पे आती है सप्लाई। अब ये सेंसर रिले लगा होता है। जैसे ही हमारी सप्लाई क्या होती है, डिस्कनेक्टेड होती है, तो ये बैटरी से कनेक्ट, यहाँ पर लगी एनोड स्विच क्या हो जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या करता है, ये लैंप को प्रचालित करता है। ये बैटरी से होते हुए फिर लैंप प्रचालित होने लगता है। जब एसी सप्लाई फेल हो जाती है तो रिले के जो एनसी कांटेक्ट के माध्यम से लैंप प्रकाशित परिपथ से संयोजित कर बैटरी से चालू कर देता है और लैंप जलने लगता है। तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो हमारा लैंप होता है वो बैटरी से प्रचालित होने लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बैटरी जो चार्ज हो रही है, यहाँ से बैटरी रेक्टिफायर लगा है, वहाँ पर बैटरी जो चार्ज हो रही है उसमें जैसे ही बैटरी फुली चार्ज हो जाए तो उसमें क्या हो जाए, वो चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देती है, स्वतः ऑफ हो जाती है। इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, अतिरिक्त लैंप के स्थान पर हम 6 वोल्ट की ट्यूब या इन्वर्टर का प्रयोग कर देते हैं, जो 230 वोल्ट ट्यूब लाइट को प्रकाशित करने, प्रकाश व्यवस्था में मदद भी की जा सकती है। जो प्रकाश व्यवस्था के लिए है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं। अब जो इस इमरजेंसी लाइट में मेंटेनेंस की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। यदि उपकरण में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आसुत जल को समय समय पर डालना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी का, वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ये मेंटेनेंस रिपेयर होता है। उपकरणों के किसी भी दोष को उत्पन्न हो जाने पर उसको हमेशा पुर्जों को बदल देना चाहिए। जो भी अगर दोष उत्पन्न होता है उसमें, तो उसे हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना चाहिए। जो बैटरी इमरजेंसी लाइट होती है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम होता है। इसमें इतने सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इस जो परिपथ होती है इसमें एलईडी होती है। एसी की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। एक ऐसे माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगे होते हैं जो परिपथ के आउटपुट डीसी सप्लाई को सुगमता रूप से बनाए रखते हैं। इसके अक्रॉस एक रिले संयोजित करते हैं जो उसकी दक्षता के अनुसार प्रयोग करते हैं, और श्रेणी परिपथ में बैटरी चार्जिंग नियमन कंट्रोलर को लगाते हैं। अब ये हमारा एक पूरा सर्किट होता है। यहाँ से सप्लाई को इन कराते हैं, स्विच ऑन करें, स्टेप और डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ये रेक्टिफिकेशन किया हमने, या फुल वेव रेक्टिफायर लगाया है। यहाँ से हम सारी चीज़ें रेक्टिफाई करके ये रिले कांटेक्ट होते हैं। जैसे ही हमारी सप्लाई, पहले तो यहाँ रिले लगाया जाता है। जो ये रिले क्या काम करता है, जब ये सप्लाई होती है तो ये एनसी से कांटेक्ट बना के रखता है और हमारा लैंप जलता रहता है। जैसे ही हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो वो क्या करता है, यहाँ से बैटरी के कांटेक्ट में आ जाता है, और बैटरी के कांटेक्ट होते हुए ये जाके सप्लाई को इन करा के और लैंप को चालू करके रखता है। ये हमारा पूरा बैटरी के इलेक्ट्रॉनिक। इसमें 2 एलईडी लगाई जाती है, लाइट एमिटिंग डायोड, जो छोटे छोटे रेड कलर जो होती है, ये दर्शाती हैं कि जो हमारी सप्लाई है उपस्थिति है, अनुपस्थिति है, कैसी सप्लाई हो है, तो वो दर्शाती हैं। इनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारी लाइटें हैं कि नहीं है। जो इस तरह के हमारा पूरा बैटरी निर्माण किया मतलब बैटरी
जो हमारा इमरजेंसी लाइट होती है उसका निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारा बैटरी चार्जर होता है वो कैसे काम करता है। जो बैटरी चार्जर होता है, सामान्य रूप से चार्जर एक वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिससे एसी के इनपुट एवं डीसी आउटपुट के रूप में नियोजन मतलब ली जाती है। एक बैटरी चार्जर का उपयोग सेलों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए की जाती है। जो सेल होते हैं उनमें क्या क्या करते हैं, बैटरी के माध्यम से चार्ज करते हैं। जैसे हमारे सेल क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, फिर से बहुत चार्जर के थ्रू चार्ज करते हैं। यह अब यह केवल एक ही दिशा में कार्य करती है। जैसे कि हमारी बैटरी जो चार्जर होते हैं उनको हम अगर लगा दें तो रिटर्न सप्लाई दे, ऐसा नहीं होता। अगर उनमें हम सप्लाई इन करा रहे हैं तो केवल इन्हें बस होती है, आउट नहीं हो पाती है। जो हमारे बैटरी चार्जर होते हैं, बैटरी सेलों के अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में पहले भंडारित करते हैं। जब सेल किसी लोड या पावर सप्लाई से प्रदान करते हैं तो उन्हें पुनः वैद्युतिक ऊर्जा में रूपांतरण करना पड़ता है। जैसे हमारी सप्लाई हम क्या करते हैं, स्टोर जब करेंगे, उस सप्लाई को जब स्टोर करेंगे तो वो हमारी सप्लाई जो होगी वो स्टोर होगी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जैसे हम लोड से कनेक्ट कर देंगे वो कनेक्ट हो जाएगी वैद्युतिक ऊर्जा के रूप में। अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि इस चार्जर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। एक बैटरी चार्जर साधारणतः जो होता है जो डीसी पावर सप्लाई होती है, क्योंकि एसी मेन पावर लेता है। जब बैटरी के उच्चतम वोल्टेज पर डीसी पावर सप्लाई कार्य करता है तो इसके चार्जर जो हो चार्जिंग प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ सहायक सामग्रियों के, जैसे कि हम डीसी सप्लाई डायरेक्ट एसी नहीं डाल सकते, डायरेक्टली डीसी भी कंट्रोल चार्जिंग के लिए नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए, कुछ कंपोनेंट लगाकर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा होता है मेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, सेलेक्टर स्विच लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं, धारा लिमिट प्रतिरोधक लगाते हैं और बैटरी को फिर लगाते हैं। इतने चरणों से होकर गुजरता है तब जाके हमारी बैटरी चार्ज करती है। ये केवल इधर ही काम करेगा, इधर काम नहीं करेगा। अगर हम सोचें कि अगर ये बैटरी है तो इधर रिटर्न आ जाए, तो ऐसा नहीं। रेक्टिफायर लगाया तो एसी में कन्वर्ट हो गया, स्टेप्ड सेलेक्टर स्विच तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें केवल एक ही दिशा पे कार्यरत होता है। अब सर्वप्रथम जो हमने क्या किया कि इसमें जो इतनी चीज़ें लगा दी, 4 चीज़ें कंपोनेंट। सर्वप्रथम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च वोल्टेज मेन एसी को निम्न वोल्ट एसी में परिवर्तित कर देता है। फिर बैटरी चार्जर के आकार का ट्रांसफार्मर जो होता है वो आवश्यक चार्जिंग पावर पर निर्भर करता है। अधिकतर चार्जिंग जो होती है, 2 प्रकार के सेलेक्टर स्विच होते हैं, एक तो कोर्सेस होता है, एक फाइन इंडिकेशन होता है। जो फाइन इंडिकेशन होता है, जो सिलेक्टर स्विच होते हैं 2 प्रकार के, फाइन इंडिकेशन और कोर्सेस टाइप के। जब बैटरी को आवेशित किया जाता है तो उसकी वोल्टेज के आधार पर आउटपुट वोल्टेज का चयन किया जाता है। जैसे सिलेक्टर स्विच है, हमने यहाँ पास क्या लगाया, हमें कितने वोल्ट की बैटरी, हमें ये देखना। अगर 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट पे हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर स्विच को, 6 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट पे सेलेक्टर स्विच को सेट करेंगे। जितने वोल्ट की होगी उतने वोल्ट में हम क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को लगा देते हैं, प्रयोग किए। इसी प्रकार फाइन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करके हम निम्न और उच्च दर से आवेशित कर सकते हैं। जो हमारा फाइन, जो हमारे कोर्स टाइप हो गया, फाइन हो गया। फाइन सेलेक्टर स्विच मतलब करंट के मान को जितनी हमें उसमें रेटेड करंट होगी, 7 AH की है, 10 AH की है, उसकी उतनी दर से हम क्या करेंगे, जैसे हमें 3 एम्पेयर की दर से चार्ज कर रहे हैं, 7 AH की है, तो वो 2 या 3 घंटे में बैटरी चार्ज हो सकती है। फिर जो दृष्टिकारी निम्न वोल्टेज एसी को एक दिशी डीसी परिवर्तित करता है। वर्तमान समय में ये जो रेक्टिफायर होता है, ये वर्तमान समय में सभी बैटरी चार्जर में जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन स्टेट रेक्टिफायर यूनिट भी कहा जाता है। अब जो बैटरी चार्जर होते हैं हाफ वेव टाइप के रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन इनके अधिकतर ब्रिज रेक्टिफायर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से कारण ये होता है जो डायोड होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, फिल्टर करने की प्रोसेस जो होती है थोड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पास हम ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें बैटरी चार्जर के धारा के रूप में धारा लिमिट प्रतिरोधक, जो बैटरी चार्ज समय अत्यधिक आवेशित धारा को रोकता है। ये क्या करेगा, उस करंट को, अत्यधिक करंट ना जाने पाए उस करंट को ये क्या कर देगा, रोक देगा। यहीं पर जब रोक देगा तो क्या हो गया, इधर जितनी, अगर यह 5 एम्पेयर की खींचने वाला है तो वो लिमिट कर देगा, कंट्रोल कर देगा रेक्टिफायर। ये होता है। जो बैटरी चार्जर होता है उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो हमारा सर्किट डायग्राम जो बैटरी चार्जर है वो कुछ इस टाइप का होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लगाया, यहाँ स्विच लगाया है, फ्यूज लगाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डायोड लगाया है, इस
हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में है। और एक ओम 15 वाट का रेजिस्टेंस लगा है, वोल्ट मीटर, अमीटर, फ्यूज, स्विच, और यहाँ से हम बैटरी में लोड डाल रहे हैं, L1 L2 लोड है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, मेन सप्लाई को ऑन करते हैं तो इसमें फ्यूज उच्च दवा द्वारा बचाव प्रदान किया जाता है। टॉगल स्विच में प्रयोग करके, यहाँ पर हम टॉगल स्विच का प्रयोग करें, मतलब ये टॉगल मतलब अप क्लिप वाली होती है, एक नियमित क्लिप निकली होती है, वो क्लिप को ऊपर करना पड़ता है। तो स्टेप सेकेंडरी वोल्टेज के क्या होता है, उसको कंट्रोल करता है। फिर धारा नियंत्रक अमीटर में मापा जाता है और फ्यूज और स्विच के माध्यम से आउटपुट को गुजारा जाता है। आउटपुट परिपथ में आउटपुट वोल्टेज को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर हम संयोजित कर देते हैं यहाँ पास। इस परिपथ में केवल फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि आउटपुट में स्थिर वोल्टेज जो है स्थिर रहता है और जो बैटरी होती है आवेशित होती रहती है। इस तरह का हमारा पूरा सर्किट काम करता है। फिर जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आता है। जो मशीनें होती हैं उनका ब्रेक डाउन क्यों होता है, जो मशीन होती हैं उनका ब्रेक डाउन, मशीनों का ब्रेक डाउन क्यों होता है। मशीनों को ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, अब ये देखते हैं। जब कोई मशीन क्या करती है कि जब उसकी कार्य क्षमता जितनी बताई गई है, मतलब से कहते हैं कि साल भर अगर ये आसानी से चलती है, उससे पहले क्या हो ख़राब हो जाए, मतलब 6 मंथ चलने के बाद वो ख़राब हो जाए, उसकी जो वाइंडिंग है जल जाए, कुछ पार्ट ख़राब हो जाए, तो वो क्या होती है उस टाइम क्या होती है, रुक जाती है। जब वो उसी टाइम रुक जाएगी मशीन तो वो कहलाता है ब्रेक डाउन। अब वो मशीन की दक्षता क्या लिखी तो 1 ईयर थी, लेकिन चली कितनी 6 मंथ। जब 6 मंथ चलती है तो वो वहीं पास रुक गई, ब्रेक डाउन हो गई। अब जो ब्रेक डाउन होने का कारण, जिससे हमारा क्या होगा, काम में प्रभाव होगा, उत्पन्न होगा। अब उस ब्रेक डाउन का कारण क्या क्या हो सकता है। पहला तो मशीन के जो पुर्जे हैं उनका अच्छे से स्नेहन होना। फिर मशीन की दक्षता पर अधिक, अगर हमारे पास लिखा गया है कि हम 15 किलो वाट का ही लोड डालेंगे, वाट का लोड डालते हैं, लेकिन हम उसमें 1 किलो वाट का लोड डाल देंगे, तब वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाती है। फिर जो मशीन के अंतर्गत वोल्टेज और धारा का अचानक बढ़ जाना। अब क्या होता है, कभी कभी हमारा जो जनरेटर है, मशीन है, वो क्या होते हैं, कभी कभी अचानक उनका वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर 200 वोल्टेज 250 वोल्टेज ले रहे हैं तो उनका वोल्टेज 440 वोल्ट हो गया, तभी ये कारण हो सकते हैं कि हमारा मशीन क्या हो, ख़राब हो सकती है। और फिर जो संकेत दिए जाते हैं उनका भी गलत तरह का प्रयोग करना। फिर अगर मशीन में कोई ब्रेक दिया गया हो कई घंटे तक चलने पर, क्योंकि मशीन लगातार चलने पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे उनके पुर्जे भी खराब हो सकते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं जो मशीन का ब्रेक डाउन करा सकती है। अब देखते हैं जो मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन होती है, मेंटेनेंस उसका क्या क्या चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन, इनका हमें क्या क्या मेंटेनेंस करना चाहिए। पहला तो मेंटेनेंस की रक्षा क्या होती है, अगर हमें रोटी नियमित में अनुरक्षण करना है या कुछ टाइम बाद अनुरक्षण करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। पहली चीज़ें जो हमारी होती है, मशीन की बात जो होती है उनको क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जो मशीन होती है वो प्रचालन विश्वसनीय बना रहता है अगर मेंटेनेंस करेंगे तो। उसकी कार्यकारी आय जो होती है अधिक हो जाती है। प्रचालन थोड़ा अच्छा हो जाता है। मशीन बंद हो जाने पर कोई व्यवसाय में घाटा उत्पन्न नहीं होता। जो मशीनें होती हैं मरम्मत आदि होने पर वह कम व्यय में हो जाती हैं अगर हम मशीन का अनुरक्षण करने से। अब क्या होता है, अगर रूटीन हमें प्रतिदिन उनकी क्या क्या जांच करती रहनी चाहिए। जैसे डीसी मशीन है तो उसके लिए हमें क्या, उसके केबल ओबल को देखते रहना चाहिए कि उसके अर्थ सही है से हैं कि नहीं। फिर कम्यूटेटर में जो स्पार्किंग, अब जो हमारा डीसी मशीन होगा उसमें तो कम्यूटेटर लगेगा, तो उस कम्यूटेटर को हमें देखते रहना है कि हमारी जो स्पार्किंग हो रही है वो अत्यधिक स्पार्किंग ना हो। फिर ये जांच करना चाहिए मशीन अत्यधिक गर्म नहीं होनी चाहिए। उसमें बियरिंग जो लगी है तेल ग्रीस ये तैयार करने चाहिए। या मशीन की जांच करें अत्यधिक शोर कर रही है तो उसको देखें, मेंटेनेंस करें उसमें। ये रूटीन होता है, मतलब पर डे का हमें ये चीज़ चेक करनी चाहिए मशीनों के में कि ये तब। अब हमें कुछ टाइम बाद, जैसे 1 वीक 2 वीक के बाद हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जो डीसी मशीन में हो सकती है। जैसे कि पहला होता है कि अगर मशीन में धूल गंदगी आदि जम गई है तो उसमें
जो हमारे धूल गंदगी जम गई तो उसको कैसे साफ़ कर देना चाहिए। वाइंडिंग पे धूल एकत्र की है तो ब्लोवर के माध्यम से साफ़ कर देना चाहिए। ऑयल ब्रेक की जांच करके सफाई करते रहना चाहिए। ग्रीस या ऑयल को देखते रहना चाहिए। जो स्विच स्टार्टर संयोजक होते हैं उनमें थोड़ा उनके कॉन्टैक्ट टर्मिनल को साफ़ करते रहना चाहिए। अब जो ब्रश होल्डर होते हैं उनको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि कम्यूटेटर पे क्या घिसते घिसते वो कार्बन घिस जाते हैं, जिससे अत्यधिक स्पार्किंग होने लगती है। अब जो वाइंडिंग इंसुलेशन की जांच करती रहनी चाहिए, वार्निश की परत चढ़ाएं, कम्यूटेटर और ब्रशों की जांच करनी चाहिए। मशीन के ख़राब पुर्जों को परिवर्तित कर देना चाहिए। जो मशीन में दोष दिखाई देते हैं उनको क्या कर देना, चेंज कर देना चाहिए। अब जो डीसी मशीन होती है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते रहना चाहिए। यह मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी मशीन का इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है जितना अधिक होगा, मतलब जितना अधिक होगा उतना ही सही होगा। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान जो होता है 1 मेगा ओम से कम हो जाता है तब वो अर्थ हो जाती है, वह मशीन अर्थ हो जाती है। तो हमारा इंसुलेशन मशीन कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए नापने पर। जितने ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है इंसुलेशन। जितने इंसुलेशन ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी अच्छी मशीन वो एफिशिएंसी देती है। फिर होता है एसी मशीन का मेंटेनेंस ऑफ एसी मशीन। क्या क्या मेंटेनेंस चाहिए, एसी मशीन इनमें क्या क्या मेंटेनेंस होने चाहिए हम ये देखते हैं। पहला जो हमें क्या करना है, आप मेंटेनेंस करने से इसमें क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटर हो सकते हैं, इंडक्शन मोटरें हो सकती हैं, इनमें ही होते हैं। तो पहला जो अनुरक्षण करने से प्रॉफिट होता है, पहला ये होता है मशीन लगातार प्रचालन के लिए विश्वसनीय बन जाती है, उसकी कार्यकाल अधिक हो जाती है। मशीन बंद हो जाने पर कार्य में रुकावट उत्पन्न होने के अवसर घट जाते हैं। अगर रखी रहेगी उसमें मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो अत्यधिक ख़राब हो जाएगी। जो मशीन होती है अत्यधिक व्यय नहीं करना पड़ता। अल्टरनेटर के द्वारा जो शक्ति उत्पादन निरंतरता होता रहता है तो ब्रेकडाउन का अवसर उत्पन्न ही नहीं होता है। अगर उसमें ब्रेकडाउन का जो है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। फिर जो अब हमें क्या कर नियमित जो अनुरक्षण है वो क्या क्या करने चाहिए। पहला मशीन के केबल और भू संयोजन की जांच करें। दूसरा शिफ्टिंग जो अगर मोटर हैं तो उसमें स्पार्किंग की जांच करना चाहिए, स्पार्किंग अत्यधिक नहीं हो रही। कार्बन ब्रशेस के जो ब्रश होल्डर हैं उसके तनाव को देखना चाहिए कितना होना चाहिए। यह देखना चाहिए मशीन गर्म तो नहीं हो रही, यदि गर्म होती है तो मशीन को स्नेहन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैकेनिकल लॉस होगा तो उसको ज़्यादा पावर लेगी और वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो मशीन को अनावश्यक शोर कर रहे हैं तब भी ऐसे क्या करना चाहिए, रोटर और स्टेटर के बीच जो बाहर उपस्थित कचरा है या उसको हटा देना चाहिए। वाइंडिंग में एकत्र हुई धूल को ब्लोवर के माध्यम से साफ कर देना चाहिए। ये होते हैं प्रतिदिन के मेंटेनेंस। हमें प्रतिदिन ये चीज़ करनी चाहिए। अब हमें क्या करें, 6 मंथ के बाद क्या करना चाहिए, या 1 वीक ले सकते हैं, 2 वीक ले सकते हैं। इतने वीक के अंदर मतलब हमें क्या करना चाहिए, या 6 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो जाए, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या अनुरक्षण करने चाहिए। पहला तो स्लिपिंग और बुशर घिसाव की जांच करनी चाहिए, कितना घिस रहा है। अगर घिस गया है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। मशीन के प्रचालन में प्रयुक्त स्टार्टर स्विच को उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के कॉन्टैक्टर को साफ करते रहना चाहिए। जो मशीन का फाउंडेशन है नट बोल्ट की जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि चलते चलते झटके से वाइब्रेशन से नट बोल्ट क्या होते हैं, ढीले होते चले जाते हैं। मशीन में एकत्र हुई गंदगी को ब्लोवर या केरोसिन ऑयल के साथ साफ कर देना चाहिए। मशीन के जो पैनल बोर्ड है उनके मशीन खराब पुर्जों को चेंज कर देना चाहिए। मशीन के भू संयोजन प्रतिरोध को मैगर के माध्यम से जांच करते रहना चाहिए। अगर हमारा मैगर जो है इसमें भी सारी मशीनों में जो अर्थिंग प्रतिरोध का मान है अगर इससे कम आता है, 1 मेगा ओम से कम होता है इंसुलेशन प्रतिरोध का मान, तो मतलब वो अर्थिंग हो गई है वो मशीन। जब अर्थिंग हो जाएगी तो वो बॉडी पे लीकेज करंट बहने लगेगा और वो हमें विद्युत झटके महसूस करा सकती है। तो ये चीज़ें हमें क्या करते रहना है, चेक करते रहना चाहिए। तो हमारा मेंटेनेंस इतना रखना चाहिए। एसी में मशीनों में, डीसी मशीनों में ये चीज़ों का मेंटेनेंस रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।